यस सर। हेलो बच्चों, हेलो बच्चों। हेलो सर। मैं राकेश डबरिया। आज बच्चों आज महाकवि बिहारी लाल पढ़ेंगे। आज महाकवि बिहारी लाल पढ़ेंगे हम बच्चों। सही कर अभी तेरे को पढ़ाएंगे बहुत सारे बच्चे हैं बाकी। हेलो बच्चों, आवाज मत करो। आज हम महाकवि बिहारी लाल पढ़ेंगे। बिहारी लाल रीति काल की रीति धारा के महत्वपूर्ण कवि है। काव्य धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि है। रीतिबद्ध काव्य धारा वह है जिसमें काव्य शास्त्र और नायिका वेद इत्यादि से संबंधित लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की गई, किंतु कविताओं की रचना में काव्य शास्त्र के सभी तत्वों का, जैसे अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, रीति, गुण, वक्रोक्ति आदि का पूरा ध्यान रखा गया है। इनका नाम मतलब क्या है? कवि परिचय। राकेश हिंदी की क्लास है आज की। बिहारी का जन्म ग्वालियर के माथुर चौबे वंश में 1595 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनका नाम केशव राय था। बिहारी का विवाह मथुरा के माथुर चौबे लोगों के घराने में हुआ था। विवाह के बाद बिहारी अपनी ससुराल में रहने हिंदी का आज क्लास 1618 में नरहरि दास के यहाँ बिहारी की परिचय शाहजहाँ के बादशाह से हुआ और बादशाह के साथ आगरा चले गए, वहीं रहने लगे। बादशाह के यहाँ बिहारी का परिचय राजस्थान के राजाओं से हुआ। आगे देखते हैं। बिहारी कवि दरबारी कवि है। उनका जन्म उनका समय 1595 से 1663 ईस्वी तक का है, जो मुगल शासक के वैभव काल माना जाता है। अकबर के शासन के दिनों से लेकर औरंगजेब के शासन के शुरुआती दिनों तक जीवन काल फैला है उनका। मतलब 1595 से 1663 था, वह मुगल काल के वैभव का काल है। इस दौरान जहांगीर और शाहजहां का शासन अधिक समय तक रहा। इन दोनों शासकों का काल विभिन्न कलाओं की दृष्टि से हमें अति महत्वपूर्ण नजर आता है। बिहारी जयपुर घराने से भी जुड़े थे और अपनी मध्यम वर्ग की पृष्ठभूमि के बावजूद सामंत वर्ग में वह दीक्षित हुए। उन पर सामंती चेतना का प्रभाव बहुत अधिक नजर आता है। उनका लगभग हर छंद सामंती वैभव तथा विलास की चमक दमक में डूबा नजर आता है और वह नागर कवि मतलब नगर के कवि कहलाते हैं। बिहारी ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही रचना की, वह बिहारी सतसई। वह गाथा सप्तशती और आर्य सप्तशती की परंपरा की रचना है, जिसमें कुल 700 छंद है और बिहारी सतसई में 713 छंद है। इसी एकमात्र ग्रंथ की ख्याति इतनी ज्यादा है कि बाकी आने वाली सतसईयों को बिहारी सतसई का कहा गया, अर्थात बिहारी सतसई इस नाम के लिए रूढ़ हो गया। इनकी कविताओं में चमत्कार की जितनी क्षमता है वह कहीं और नजर नहीं आती। इसीलिए डॉक्टर ग्रियर्सन ने इस कथन से पता चलता है, उन्होंने कहा, बिहारी जी के लिए कहा, पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। अब हम इनके काव्य संबंधी दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करेंगे। बिहारी के काव्य की समझ के लिए यह जरूरी है कि कविता के प्रति उनके दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाए, अर्थात उनके दृष्टिकोण को समझा जाए कि दृष्टिकोण कैसा है। रीतिकाल के ज्यादातर कवियों ने कविता को उपकरण समझा, क्योंकि उनका उद्देश्य धन, यश और सुख साधन की कामना करना था, अर्थात सुख, धन, यश कमाना था। उनकी कविताओं में मतलब बिहारी की कविताएं सूर,
कबीर और तुलसी की तरह गहरी अनुभूतियों से नहीं रची गई, न ही उनमें तुलसी और भारतेंदु जैसा लोकमंगल का भाव नजर आता है। उनका दृष्टिकोण यह है कि कविता ही नहीं बल्कि जीवन कला जीवन के मतलब जीवन में कला का हमेशा रस और आनंद पैदा करने का साधन उन्होंने माना है। उनकी घोषणा है, मतलब बिहारी जी ने घोषणा की है कि जो इस रस में डूब गया वह पार हो गया और जो नहीं डूबा उसका जीवन बेकार है। तो बच्चों एक एक दोहे की पंक्तियां हम लिखेंगे। तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। अब हम इसके श्रृंगार पक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। ये तो बिहारी मुख्यतः श्रृंगारी कवि है और इनके अधिकांश छंदों में हमें संयोग और वियोग दोनों पक्ष बिखरे नजर आते हैं। अगर हम श्रृंगार की विशेषताओं पर प्रकाश डालें तो वह निम्नलिखित है। बिहारी ने अपने काव्य में श्रृंगार पक्ष में देह मतलब शरीर को केंद्रीय भूमिका में रखा है। भक्ति काल का माहौल दरबारी माहौल था। ऐसे में श्रृंगार की परिस्थितियां तैयार करना लेखक का या कवि का दायित्व था, क्योंकि उस समय जो दरबार में जो कवि थे या राजाओं या दरबार का माहौल था उसमें देह की चमक से दरबारी रसिकों को आनंदित करना होता था। यही कारण है कि बिहारी की कविताओं में बार बार ऐसे उपमान आते हैं जिनके माध्यम से नायिका के शरीर की चमक का अतिशोक्तिपूर्ण मतलब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया, आप लिख सकते हैं। अंग 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 नग जगमगाती दीप शिखा सी देह दिया बुझाए वे रहो बड़ो उजेरो गए। अर्थात नायिका का शरीर इतना चमकता दमकता हुआ बताया गया है कि उसकी उपस्थिति में दीपक भी जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक एक अन्य उदाहरण में हम देखेंगे, वह कहते हैं पत्रा ही तिथि पाइए, तो पत्रा ही तिथि पाइए वा घर के चौपास नित्य प्रति पुण्यो रहे आनंद ओज उजास। अर्थात वह कहते हैं नायिका के देह की चमक को और अधिक अतिशोकपूर्ण तरीके से कहकर वह कहना चाहते हैं कि नायिका की चमक का आलम यह है कि उसके घर के आसपास हमेशा ही पूर्णिमा की तरह उजाला रहता है। अर्थात अगर किसी को तिथि का भी पता करना हो तो पंचांग देखना पड़ता है। अर्थात बिहारी के काव्य में वर्णन मिलता है। आगे हम देखेंगे श्रृंगार वर्णन में उनकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है अनुभव केंद्रित होना। अनुभव का संबंध रस सिद्धांत से होता है, अर्थात रस निष्पत्ति की प्रक्रिया के अंतर्गत। बच्चों देखो, समझने की कोशिश करना, आप लिख भी सकते हैं। अनुभव का संबंध रस सिद्धांत से है। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया के अंतर्गत रस निष्पत्ति की प्रक्रिया के अंतर्गत जब भावक या दर्शक, समझने की कोशिश करो, जब भावक या दर्शक का स्थायी भाव मंच पर जुटाए गए विभावों अनुभवों और संचारी भाव की क्रिया प्रक्रिया से परिपाक की स्थिति में आता है तो रस निष्पत्ति होती है। आगे देखते हैं, अनुभव और अभिनय समानार्थक शब्द है। बच्चों लिख सकते हो आप। अनु जो मन में भाव उत्पन्न होने के बाद होता है। अनुभव का मतलब है जो मन में भाव उत्पन्न होने के बाद होता है। इसका मतलब यह है कि मन में उत्पन्न भावों को अभिव्यक्ति को ही मन में उत्पन्न भावों की अभिव्यक्ति को ही अनुभव कहा जाता है। अनुभव क्या होते हैं? एक यत्नज और अयत्नज। यत्नज जो हमें प्रयत्न से प्राप्त होते हैं और अयत्नज जो सात्विक भावों की तरह होते हैं। जब अभिनेता किसी चरित्र में जब अभिनेता
किसी चरित्र में के अभिनय में इतना खो जाता है कि वह स्वयं से के पृथक होने का बोध नहीं रहता, तो भावनाओं के अनुकरण के कारण ये अनुभव व्यक्त होते हैं, जैसे स्वेद, कंप, गुस्सा, मूर्छा, जड़ता इत्यादि। बच्चों आगे देखते हैं, बिहारी के काव्य में अनुभवों की सघन उपस्थिति के कुछ ठोस कारण हैं। पहली बात यह है कि दरबारी माहौल के भीतर उन्हें चमत्कार पैदा करना था। क्योंकि दरबार के रसिकों में धैर्य की भारी कमी होती थी, इसलिए ऐसे में प्रबंधक काव्य लिखना लगभग असंभव था। दरबार की मुख्य चुनौती यह होती थी कि कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा रसिक को आह्लादित या रसिक को आनंदित कैसे किया जाए। इसलिए सिर्फ बिहारी ने मुक्त काव्य की रचना की, उसमें भी उन्होंने छोटे छोटे छंदों का चयन किया। यदि वे इस छोटे छंद में विभाव पक्ष लाने का प्रयास करेंगे तो न सिर्फ पूरी तरह स्पष्ट होगा, न ही चमत्कार पैदा करने के लिए ज्यादा स्थान बचेगा। एक उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं, कहत, बच्चों आप लिख लो, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात हरे भवन में करत है नैनन सो बात। अर्थात अनुभवों की सघनता ने बिहारी के श्रृंगार वर्णन को बेहद बिंबात्मक और सजीव बना दिया गया है। हमें दोहा पढ़ते हुए हमें अलग अलग तरीके के बिंब नजर आते हैं, और चेष्टाओं का वर्णन होने पर ही बिंब बनेंगे। बिंब भाषा या चित्र भाषा बनाने में महाकवि बिहारी लाल को बड़ी महारत हासिल थी। उनके कई दोहों को हमें पढ़ने पर हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सामने बिंब नजर आते हैं और चलचित्र देखने का हमें अनुभव होता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में उन्होंने समझाया कि पत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, पत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, दोह करे गोहन से देन कहे नटी जाए। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि नायिका यानी राधा द्वारा नायक श्री कृष्ण की बांसुरी को छिपा दिए जाने और उसकी खोज की प्रक्रिया में होने वाली नोकझोंक और तकरार का बेहद सुंदर और चित्रात्मक वर्णन महाकवि बिहारी लाल जी ने किया है। आगे देखते हैं, बिहारी के श्रृंगार प्रसंग में वियोग का भी गहरा महत्व है। ये तो हमने संयोग की बात कर ली, अब वियोग पर आते हैं। वैसे तो देखो बच्चों, बिहारी मुख्यतः संयोग के ही कवि है, क्योंकि दरबारी माहौल में वियोग वर्णन की संभावना प्राय खारिज होती है। तब भी बिहारी ने कई जगह पर वियोग वर्णन का विस्तृत वर्णन किया है। वियोग वर्णन के अंतर्गत हम देखेंगे विप्रलंब श्रृंगार के चारों भेद। हेलो सर, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए प्लीज। हाँ बेटा। सर या फिर आप पेज बता दीजिए कि कौन सा है, क्योंकि हमें नहीं मिल रहा। आ गया है, चल सर क्लियर नहीं आ रहा। बच्चों आ रहा है। देखो बच्चों, तुम ये लिखो कि विप्रलंब श्रृंगार के चारों भेद आप लिख सकते हो, इसमें यह है नहीं अभी। तो जैसे विप्रलंब श्रृंगार के चार भेद कौन कौन से होते हैं, इसमें आप लिख लो। जैसे पूर्व राग, मान, प्रभास, करुण, बिहारी सतसई में हमें मिल जाते हैं। बिहारी ने इसका अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए कहा है कि एक दोहे के जरिए समझाना चाहूंगा। इत आवत चली जात उठ चली 6 सातक हाथ चढ़ी इंडोरो सी रहे लगी उपासनी साथ। अर्थात बिहारी की नायिका इतनी कमजोर हो गई है कि वह सांस लेती है
तो 6-7 हाथ पीछे चली जाती है और सांस छोड़ती है तो वह इतना ही आगे चली जाती है। अच्छा बच्चों, बिहारी की भक्ति भावना को हम देखते हैं। बच्चों, बिहारी की भक्ति भावना को समझने का प्रयास करें। है छोटा सा है बच्चों, कुछ लाइन लिखूंगा, आप लिखना। रीतिकाल में सभी काव्य किसी न किसी रूप में उपस्थित रही है। हालांकि देखो, दरबारी काव्य था, भक्ति के लिए उनमें स्थान कम था, फिर भी बिहारी के काव्य में हमें कई जगह पर भक्ति के संबंधित कुछ पद मिलते हैं। हालांकि उनका रंग हमें कुछ धुंधला नजर आता है। बिहारी का संबंध राधा वल्लभ संप्रदाय से माना जाता है। राधा वल्लभ एक संप्रदाय हुआ था, उसमें बिहारी जी दीक्षित हुए थे। वह संप्रदाय है जिसमें राधा और कृष्ण में राधा को ज्यादा महत्व दिया जाता था। बिहारी की रीतिकालीन रुचियों में भी ऐसी भक्ति में व्यस्त हो सकती थी, जिसमें देखो, बिहारी श्रृंगार के कवि है, रीतिकाल के कवि है, और उसने भक्ति में भी प्रेम श्रृंगार को ही जगह दी। उनके एक उदाहरण के से हम समझ सकते हैं। उन्होंने कहा, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, ता जन की ता जा तन की झाई पड़त श्याम हरित दूती होई। बिहारी ने कुछ अन्य छंदों में भी प्रतीकात्मक तौर पर राधा कृष्ण के प्रेम पूर्ण भक्ति प्रदर्शित की है। एक हमें विरोधाभास अलंकार के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। आप बच्चों नोट करो, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग क्यों तो उज्जवल होए। अर्थात विरोधाभास अलंकार के जरिए महाकवि बिहारी लाल जी ये समझाना चाहते हैं कि कृष्ण के प्रेम में डूब जाने की प्रेरणा देते हैं। अब बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बिहारी की हम सामाजिक चेतना पर विचार करेंगे। देखो बच्चों, बिहारी की बच्चों थोड़ा समझने का प्रयास करना। बिहारी की सामाजिक चेतना के संबंध में कई समीक्षों में बहुत ज्यादा मतभेद है, लेकिन हिंदी समीक्षकों की औसत राय है कि बिहारी के काव्य में कलात्मक सौंदर्य और चमत्कार चाहे कितना ही अनूठा हो, किंतु सामाजिक समस्याओं और लोकलाज के प्रति बिहारी बेपरवाह नजर आते हैं। कई कई लेखक कवि यह भी कहते हैं कि बिहारी की कविताएं सिर्फ दरबार और दरबार के लिए है, दरबार के अंदर और दरबार के लिए है। उनका लोक जीवन से कोई संबंध नजर नहीं आता। लेकिन कई समीक्षकों ने, बच्चों ध्यान देने की कोशिश करना, कई समीक्षकों ने उनके काव्य बिहारी सतसई का पुनर्मूल्यांकन किया और उन्होंने दावा किया कि यह कविताएं न सिर्फ समाज का परिचय देती है, बल्कि
समाज में उपस्थित गलत चीजों के प्रति आक्रामक रुख अपनाती है। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण अगर हम कोई बात देखते हैं तो वह सामाजिक चेतना की नजर आती है। बिहारी दरबारी कवि थे, इसलिए स्वाभाविक था कि वह अपने राजा की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करें, क्योंकि दरबारी कवियों का काम ही यही था कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, और इस कविता के जरिए वह अधिक से अधिक वाहवाही लूटे और उनको अधिक से अधिक धन प्राप्त हो। यह भी कहा जाता है कि महाकवि बिहारी लाल को एक एक दोहे के लिए एक एक सोने की अशर्फी दी जाती थी। किंतु एक रोचक बात यह है कि मध्यकाल के दरबारी कवि होकर भी बिहारी लाल जी ने अपनी कलम को, अपनी लेखनी को दरबार में गिरवी नहीं रखा। जहां जहां भी उनको लगा, उन्होंने समय समय पर अपनी लेखनी के जरिए राजा को चेताया है। एक बार का प्रसंग है, महाकवि बिहारी लाल को जयपुर आने का मौका मिला और उस समय जयपुर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह थे। उनको पता लगा कि वह एक किशोरी जिसकी उम्र तकरीबन 12 वर्ष थी, उसके प्रेम में उलझकर राजपाट पाठ भूल गए थे और अपने दायित्वों का पालन करना छोड़ दिया था, अर्थात राजकीय दायित्वों से वह विमुक्त हो गए थे। इस स्थिति का समाधान करने के लिए महाकवि बिहारी लाल ने जयसिंह को एक दोहा लिखकर भेजा और अपने राजनीतिक कर्तव्य को याद दिलाया, जिससे मिर्जा राजा जयसिंह का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बिहारी का सम्मान किया। वह दोहा इस प्रकार है। बच्चों, तुमने सुना होगा, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, आली काली हिस्यो बंध्यो आगे कौन हवाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, आली काली हिस्यो बंध्यो को आगे कौन हवाल। तो ये दोहा यहाँ है, यहाँ से नोट कर लो आप। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली हिस्यो बंध्यो आगे कौन हवाल। इसी प्रकार बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह की मुगल शासकों के प्रति जो नीति थी उसको लेकर भी काफी दुखी थे। मिर्जा राजा जयसिंह ने मुगलों से समझौता कर लिया था तथा वह उनके निर्देश अनुसार ही काम करते थे, अर्थात वह आसपास के राजाओं और सामंतों को भी रोक डालना चाहते थे। लेकिन महाकवि बिहारी बड़े सजग कवि थे। उनको यह बहुत नापसंद लगता था। उन्हें लगता था कि सिर्फ मुगलों को खुश करने के लिए अपने आसपास के राजाओं को का हनन करना नैतिक दृष्टि से बहुत बहुत सही नहीं है, अर्थात अनुचित है। वे लिखते हैं, स्वार्थ सुकृत न श्रमो वृथा देहि विहंग विचारी, बाज प्राय पानी परी तू पश्चिमी न मारी। बच्चों लिख सकते हो, स्वार्थ सुकृत न श्रमो वृथा देहि विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी तू पश्चिम मारी। बिहारी की सामाजिक चेतना का एक उदाहरण हम और दे सकते हैं। उन्होंने धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक संदर्भों में बात कही, चाहे वे सामान्य जीवन से बाहर कम निकलते हो, किंतु कहीं कहीं न सिर्फ उन्होंने समाज का रूप किया बल्कि सामाजिक कुरीतियों पर भी चोट की है। निम्न एक उदाहरण के जरिए हम समझ सकते हैं। जपमाला छापा तिलक, जपमाला छापा तिलक, करे ने एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, कांचे राचे राम। अर्थात धर्म के क्षेत्र में प्रचलित विभिन्न आडंबरों पर चोट कर रहे हैं जो तत्कालीन समाज में जनसाधारण को परेशान करते थे। आगे
सामाजिक चेतना के अंतर्गत महाकवि बिहारी लाल ने पारिवारिक जीवन के बिखराव पर भी अपनी कविता में दर्शाया है। संयुक्त परिवार के भीतर मर्यादाओं को बनाए रखना कभी कभी स्त्रियों के लिए किस दशा को गुजरना पड़ता है। आज भी हम देखते हैं कहीं हमारे संयुक्त परिवार है, उसमें एक औरत का मतलब सबसे मेल मिलाप करना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन इसकी समझ महाकवि बिहारी लाल को थी। उन्होंने एक दोहे के जरिए बताया है। बच्चों लिखो इसमें, कहती न देवर की कुमती, कहती न देवर की कुमती, कुलती कलह डराती, पंजरगत मंजार डिग, शुक्लो सुकत जाती। अर्थात एक घर में देवर अपनी भाभी के प्रति कुदृष्टि डालता है। उस महिला को परिवार की मर्यादा रखने के लिए हर क्षण और तनाव को किस प्रकार झेलना पड़ता है, इसका भी वर्णन बिहारी ने अपने काव्य में किया है। आगे देखते हैं, बिहारी ने समाज में प्रचलित अंधविश्वासों पर भी पर्याप्त व्यंग किया है। विशेष रूप से उन्होंने ज्योतिष और वेदों पर आक्रमण किया है। वेद्यों मतलब डॉक्टर, उस टाइम डॉक्टर ओझा वगैरह हुआ करते थे, उन पर आक्रमण किया है। एक दोहे के जरिए हम समझने का प्रयास करेंगे। चित्त पितु मारक जो गुनी, चित्तु पितु मारक जो गुनी, भयो भय सुत शोक, फिर जियो जोशी समझो जारक लोग। अर्थात वे कहना चाहते हैं कि मतलब ज्योतिष पर प्रहार करके व्यंग करते हुए कहना चाहते हैं, एक ज्योतिष कथा के माध्यम से ज्योतिष का पाखंड दिखाया है। वे ज्योतिष का पाखंड दिखाते हुए एक ज्योतिष की कथा कह रहे हैं, जो पहले अपनी संतान के हाथ पितु मारक मतलब पिता को मारने वाला का योग देखकर बहुत डर जाते हैं। लेकिन जब उन्हें ये पता लगता है कि वह संतान भेद है, तो वह उसके योग को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अर्थात ज्योतिषियों पर उन्होंने आडंबरों का व्यंग किया है। बिहारी के लोक पक्ष के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण संदर्भ यह है कि उन्होंने उनके काव्य में नायक नायिका मध्यम वर्ग से आते थे। जैसे हम आदिकाल में देखें या भक्ति काल में देखें तो वह राजसी युग था, अर्थात उसके नायक नायिका राजा रानी हुआ करते थे। भक्ति काल में ईश्वर हुआ करते थे, राजसी राजा रानी मतलब हुआ करते थे, मतलब मध्यम वर्ग के नायक नायिका हुआ नहीं करते थे। लेकिन बिहारी ने अपने काव्य में मध्यम वर्ग के लोगों को भी रखा है। बिहारी के काव्य चेतना चाहे दरबारी हो, पर उनके नायक व नायिका मध्यम वर्ग के युवक युवतियां ही है। एक उदाहरण के जरिए वो समझाना चाहते हैं। बच्चों ये लिख लो आप, कहत नटत रीजत खिजत, कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। अर्थात निम्नलिखित दोहे में चेष्टाएं दिखाई गई है, ये साधारण वर्ग के नायक नायिकाओं के लिए ही स्वाभाविक हो सकती है। अर्थात राजसी वर्ग के नायक नायिकाओं के लिए इस स्थिति से जूझना बहुत कठिन था। इन उदाहरणों के बावजूद हमें ये देखना होगा कि बिहारी सच्चाई में ऐसे प्रसंग बहुत कम है जो लोक चेतना का निर्वाह कर सके। बिहारी की मूल घोषणा यही है कि कविता समाज को बदलने के लिए नहीं, बल्कि रस में डुबाने का माध्यम है। वह कहते हैं, एक दोहे के माध्यम से कहते हैं, तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। यहाँ यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि बिहारी मूलतः शहर यानी नगर के कवि थे। नगर के कवि को उस समय नागर का कवि कहा जाता था और उसको अपनी
शहरी या नगर के होने पर बड़ा गर्व महसूस होता है। इसलिए वह कहीं कहीं ग्रामीण जनता का भी मजाक उड़ाते थे। एक दोहे में ऐसा भाव हमें आया है नजर, वह कहते हैं, बच्चों लिखो इसको, गदराने तन गोरटी एपन आड लिलार, गदराने तन गोटरी एपन आड लिलार, पुठ्यो दे इठलाई द्रग करे गंवारी कुसुमार। आइए हमें ये स्पष्ट होता है कि बिहारी सतसई में सामाजिक चेतना से पूर्ण वंचित नहीं है, अर्थात कुछ दोहों में हमें सामाजिक चेतना के भी भाव नजर आते हैं। हालांकि वह समय दरबारी जीवन का समय था, उसमें सामाजिक चेतना का वर्णन करना इतना आसान नहीं था। फिर भी बिहारी लाल को जहां जहां कुछ दिखा, उन्होंने अपने काव्य में इसके स्पष्ट चित्र खींचे। उन्होंने समाज के चित्र खींचे और कमियों पर भी चोट किए। उनकी सामाजिक चेतना कबीरदास और तुलसीदास जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि वह समय दरबार का था और वहां पे दरबारी कवियों का इतना नैतिक साहस नहीं होता था कि वह सामाजिक दायित्वों के निर्वाह के लिए सुख सुविधाओं को लात मारे। जैसा मैंने कहा है कि उस समय बिहारी को एक एक दोहे के लिए एक एक अशर्फी दी जाती थी। आगे देखते हैं बच्चों, थोड़ा समझने का प्रयास करना। बिहारी की रचना बिहारी सतसई, सतसई परंपरा में इसका क्या स्थान है? सतसई परंपरा में बिहारी सतसई महाकवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का क्या स्थान है, हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय साहित्य परंपरा में साहित्यिक रचनाओं में संख्या मूलक, जैसे सतसई संख्या मूलक नामकरण की जो प्रवृत्ति थी, काफी समय से चली आ रही थी, जिसके कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे बेताल पच्चीसी, बच्चों नाम सुना होगा बेताल पच्चीसी का, सिंहासन बत्तीसी, बच्चों बिहारी सतसई बिहारी के महाकवि बिहारी लाल की रचना है। अब इसमें एक छोटा सा शब्द आता है सतसई। आखिर उस सतसई का निर्माण कैसे हुआ, मतलब वो सतसई परंपरा कहां से शुरू हुई? ये बच्चों ये बिहारी सतसई बिहारी की महत्वपूर्ण रचना है। उन्होंने, अब जैसे बच्चों ये बिहारी सतसई में जो सतसई है ना, ये शब्द, उसके बारे में हमें जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सतसई शब्द की शुरुआत कहां से हुई। मतलब सतसई एक संख्या मूलक शब्द है, जैसे, और हमारे हिंदी साहित्य में भारतीय परंपरा में जो संख्या मूलक शब्द है, उसका नामकरण की प्रवृत्ति काफी समय से चली आ रही है। जैसे बेताल पच्चीसी में जो 25 शब्द है वह संख्या मूलक है। सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन के आगे जो 32 लिखा हुआ है वह भी संख्या मूलक है। बच्चों हम हनुमान चालीसा की बात करते हैं, तो उसमें जो चालीसा है ना, वह भी संख्या मूलक है। और उद्धव शतक, मतलब उद्धव के आगे जो शतक लिखा हुआ है वह भी संख्या मूलक है। हम देखते हैं कि इस सतसई परंपरा का आरंभ कहां से होता है, और उस सतसई परंपरा में बिहारी सतसई का कहां पर स्थान है, अर्थात वह सतसई परंपरा में कहां महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बच्चों ये समझने का प्रयास करेंगे। अब आ रहा समझ में बच्चों? थोड़ा बीच बीच में बच्चों नोट कर लिया करो।
बच्चों थोड़ा नोट कर लिया करो, जिससे लिखो थोड़ा। सतसई परंपरा संस्कृत सप्तशती शब्द का उद्भव रूप है। संस्कृत में एक कवि हुआ करते थे, आचार्य गोवर्धनाचार्य। उन्होंने सबसे पहले आर्य सप्तशती की रचना की और प्राकृत में राजा हाल सातवाहन ने गाथा सप्तशती तथा गाहा सप्तशती की रचना की। इन रचनाओं के प्रभाव के कारण हिंदी, बच्चों देखो, इन रचनाओं के प्रभाव के कारण ही हिंदी में भी सतसई परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ। इसकी शुरुआत, मतलब हिंदी साहित्य में सतसई परंपरा की शुरुआत हम तुलसी सतसई, महाकवि तुलसी द्वारा रचित तुलसी सतसई से मान सकते हैं। मध्यकाल में लिखी गई अन्य रचनाएं इस प्रकार है, जैसे वृंद कवि द्वारा रचित वृंद सतसई, भूपति कवि द्वारा भूपति सतसई, महाकवि रहीम द्वारा रचित रहीम सतसई, मतीराम द्वारा मतीराम सतसई और विक्रम द्वारा विक्रम सतसई इत्यादि। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात है कि बिहारी सतसई को निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है। इसका प्रमाण यह है कि बिहारी सतसई की रचना के बाद बिहारी सतसई इतनी प्रसिद्ध हुई कि वह धीरे धीरे सतसई संज्ञा बिहारी शब्द सतसई के लिए रूढ़ हो गई। अर्थात एक प्रसिद्ध लोक कथन सतसई के इसी महत्व को प्रमाणित करता है। बच्चों हम लिख सकते हैं इसको, सतसैया के दोहे, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। सतसई परंपरा में बिहारी सतसई के सर्वश्रेष्ठ होने के दो मुख्य कारण है। इसमें बच्चों पहला कारण समझते हैं हम कि जो अन्य सतसईयां लिखी गई बिहारी के पहले, वह किसी एक विषय को लेकर ही चली थी। वहीं बिहारी सतसई में चमत्कृत कर देने वाला विषय वैविध्य है, अर्थात उन्होंने विभिन्न विषयों को अपनी सतसई में स्थान दिया है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो वृंद सतसई में केवल हमें नीति परक दोहे ही नजर आते हैं। वहीं अगर हम रहीम सतसई में देखें तो भक्ति और नीति क्षेत्रों से वह भी सतसई बाहर नहीं निकल पाती। वहीं बिहारी सतसई में श्रृंगार की केंद्रीयता, अभी श्रृंगार समझाया था मैंने, श्रृंगार की केंद्रीयता के साथ साथ भक्ति के दोहे, धार्मिक आडंबरों पर चोट के दोहे, राजनीति के दोहे और सामाजिक अव्यवस्थाओं पर प्रहार करने वाले दोहे भी हमें नजर आते हैं। बिहारी सतसई की उत्कृष्टता का दूसरा कारण देखते हैं। यह शिल्प की दृष्टि से भी बाकी सतसईयों पर भारी पड़ती है। ब्रज भाषा में सूरदास ने जो संगीतात्मकता और तथा तन्मयता पैदा की है, उसे अगर हमें पूर्णता तक कोई पहुंचा पाया है तो वह महाकवि बिहारी लाल जी ही पहुंचा पाए हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चों नोट लिख सकते हैं इसको, एक हिंदी साहित्य के लेखक है रामस्वरूप चतुर्वेदी। उन्होंने लिखा है कि उर्दू शायरी में जो सादगी का चमत्कार मिलता है, उसी को टक्कर देता हुआ चमत्कार बिहारी ने शब्दों की तराश से पैदा किया है। कि उर्दू शायरी में जो सादगी का चमत्कार मिलता है, उसी को टक्कर देता हुआ चमत्कार बिहारी ने शब्दों की तराश से पैदा किया है। अर्थात बिहारी ने अपने काव्य बिहारी सतसई में तराशे हुए शब्दों का प्रयोग बहुत बहुल मात्रा में किया है। उनकी भाषा की समाहार शक्ति, शब्दों का बहुल अर्थी प्रयोग, अनुभव विधान की बारीकियां, अलंकारों का चमत्कारी प्रयोग, बिंबों की मर्म स्पर्शी योजना,
ये सभी विशेषताएं शिल्प की दृष्टि से सतसई परंपरा को यानी बिहारी सतसई परंपरा को महान उत्कृष्ट बना देती है। संभवतः इसीलिए ग्रियर्सन को कहना पड़ा, बच्चों लिख सकते हैं, कि पूरे यूरोप में एक भी रचना बिहारी सतसई की टक्कर की नहीं है। बच्चों अब हम कुछ दोहे समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों हमारे सिलेबस में कुछ दोहे आए हैं, तो हमें उनकी व्याख्या समझनी है। बच्चों तुम नोट कर लो, ये बाद में कोई नहीं करवा पाएगा। हम किसी भी दोहे की व्याख्या करने के लिए, चाहे गद्य का हो चाहे पद्य का, उसमें हमें कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बच्चों हम व्याख्या करने से पहले वो नियम लिखते हैं। हम इसमें 4 पॉइंट बनाएंगे। पहला पॉइंट लिखो संदर्भ। पहला पॉइंट लिखो संदर्भ। दूसरा लिखो प्रसंग। तीसरा लिखो व्याख्या। और चौथा लिखो विशेष। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। तो संदर्भ में बच्चों अब क्या आता है, हमें ये देखने का प्रयास करना पड़ेगा। संदर्भ में जैसे हम बिहारी लाल की व्याख्या पढ़ रहे हैं, तो संदर्भ में हमेशा लेखक या कवि परिचय ही आता है। संदर्भ में हमेशा लेखक या कवि परिचय आता है। जैसे इसमें देखेंगे क्या कि प्रस्तुत दोहा, बच्चों लिख भी सकते हो, प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वाधिक विख्यात कवि बिहारी लाल द्वारा रचित एकमात्र साहित्यिक कृति बिहारी सतसई से उद्धृत है। बिहारी के 713 छंदों का संकलन है। यह दोहा बिहारी सतसई नामक उसी संकलन से उद्धृत है। अब बच्चों दूसरे में आते हैं प्रसंग। प्रसंग में जो ये दोहे की पंक्तियां हैं उसका प्रसंग क्या है ये कहा गया, लिखा जाता है इसमें। और तीसरा आता है व्याख्या। व्याख्या में जो दोहा आता है ना, इसी की व्याख्या करते हैं हम। इसको सरल शब्दों में लिखते हुए इसको दूसरे से तुलना भी करते हैं। और इन सबसे एक महत्वपूर्ण चौथा बिंदु है, वह है विशेष। विशेष में इसमें इस दोहे के जरिए लेखक क्या कहना चाहता है, इसकी शब्दावली क्या है, क्या क्या प्रयोग किया गया है, कौन कौन से भावों का प्रयोग किया गया, शब्द शैली कैसी है, आदि को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। तो हम पहला दोहा समझने का प्रयास करेंगे। दोहा है पत्रस लालच लाल की। पत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। पत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। देन कहे दोहा कहे बहुन हट हंसे। देन कहे नट जाए। बच्चों समझने का कोशिश करेंगे। पत्रस लालच बातचीत के लालच में, लाल माने कृष्ण, लुकाई मतलब छुपा दी, छुपा कर, सोह करे मतलब शपथ खाती है, सोह करे शपथ खाना, कसम खाना, भवन मतलब बोहें, हंसे मतलब हंसना, देन कहे मतलब वापस करने के लिए कहना, नट जाई वापस करने के लिए मना करना। तो बच्चों समझने का प्रयास करेंगे। अब देखो प्रसंग में ये कहा गया है कि नायिका ने कृष्ण से बातें करने के लिए, नायिका ने श्री कृष्ण से प्रेम में व्याकुल होकर
राधा द्वारा प्रेम की मीठी मीठी बातें करने के लिए कृष्ण को मजबूर करके यह युक्ति का वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या समझने की प्रयास करेंगे तो कहा गया है, राधा और कृष्ण में अत्यधिक प्रेम है, पर कृष्ण राधा के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। अतः राधा प्रिय से वार्तालाप के लालच में उनकी बांसुरी छिपा लेती है, ताकि वह उससे ये पूछने तो अवश्य आएगा। उसको लगता है कि मैं बांसुरी छुपा लूंगी तो श्री कृष्ण मेरे से पूछने अवश्य आएंगे बांसुरी के बारे में। कृष्ण जब बांसुरी के विषय में राधा से पूछा करते हैं, तब तो वह अनेक प्रकार से कसम खाकर बांसुरी के विषय में झूठ बोलती है, अर्थात अज्ञानता प्रकट करती है, किंतु उसके मन का चोर उसकी बाहों से प्रकट हो जाता है, क्योंकि उसकी बाहें हंसने लगती है। बाहों में आने वाले बदलाव को देखकर श्री कृष्ण को विश्वास हो जाता है कि राधा उसे झूठ बोल रही है, अर्थात श्री कृष्ण को लगता है कि मुरली राधा के पास ही है और वह उसे वापस करने के लिए मना कर रही है, और पकड़ी जाने पर वह मना करती है। आगे देखते हैं हम, विशेष में कहा गया है कि सोह करे बोहन से नटी जाए क्रियाओं का एक ही कारक है। यहाँ कारक दीपक अलंकार हमें नजर आता है। राधा और कृष्ण के अनन्य प्रेम भाव का यह बहुत प्रसिद्ध और प्रभावशाली छंद है। रस प्रक्रिया में अनुभवों का विशेष महत्व है। इस छंद में प्रेमानुभूति से प्रेरित राधा के अनुभवों का बड़ा सटीक वर्णन किया गया है। अब देखते हैं इसमें भाषा की समाज शैली, अर्थात कम शब्दों में अनेक भावों की एक साथ समन्वित अभिव्यक्ति के लिए बिहारी ने काव्य भाषा का अत्यंत उत्तम उदाहरण दिया है। प्रेम व्यापार में मान मनोहार के अत्यंत सूक्ष्म वर्णन किया गया है। आगे हम दूसरा दोहा देखते हैं। या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होए। अर्थात बच्चों कुछ हम कठिन शब्द समझने का प्रयास करेंगे। अनुरागी मतलब प्रेम करने वाला, अनुराग प्रेम करने वाला, गति मतलब चाल ढाल हाल हवाल, बूढ़े मतलब डूबना, श्याम मतलब श्याम रंग मतलब काला या श्री कृष्ण का रंग, उज्जवल मतलब श्वेत साफ, निर्मल अर्थात पाप मुक्त पुण्य युक्त होना। व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं हम। इस प्रेमी मन की दशा को कोई समझ नहीं सकता, वह जो जो काले रंग में डूबता है त्यों त्यों उज्जवल होता जाता है। भाव यह है कि मन जितना कृष्ण प्रेम में लीन होता है, उतना ही आदि के कालुष्य से दूर रहकर पवित्र होता जाता है। अर्थात इस छंद में बिहारी ने कृष्ण के प्रेम और भक्ति के प्रभाव का चित्रण करते हुए कहा कि इस अनुरागी हृदय अर्थात प्रेम भाव से भरे हुए हृदय की विचित्र चाल समझ में नहीं आती। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे यह श्याम रंग अर्थात काले रंग में डूबता जाता है, वैसे वैसे और सफेद तथा उज्जवल निकलता है। श्याम रंग से यहाँ मतलब यह है कि कृष्ण के प्रेम में जैसे जैसे मन डूबता है, वैसे वैसे सांसारिक संकीर्ण और हीन भाव समाप्त होते जाते हैं और मन निर्मल पवित्र और पुण्यात्मा बनकर हमारे सामने आता है। आगे का दोहा देखते हैं।
तटपटाती से शशिमुखी मुख घूंघट, सटपटाती से शशिमुखी मुख घूंघट पटु ढांकी, पावक झरसी झमकी के, पावर झरकी झमकी के, झरोका ताकी। बच्चों ये कठिन शब्द समझने का प्रयास करेंगे। से यह शब्द जी ही अथवा सही का लघु रूप बन गया है। जी ही अथवा से हो, सीए अथवा सेय अर्थात से या सेय बना है। सेय के यकार के लोप तथा अर्धचंद्र के आगम से उसी का से रूप हो गया है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि नायक को खिड़की से देखकर, महाकवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि नायक को खिड़की से देखकर जिस मनमोहिनी चेष्टा से नायिका हट गई, उसका वर्णन उसकी सखी से स्वगत करता है। अर्थात वह कहता है, वह चंद्रमा के समान, वह चंद्रमा के समान मुख वाली छटपटाती सी, भय तथा संकोच के कारण मुझे देखने से डरती हुई अपने मुख को घूंघट के वस्त्र से ढककर आग की लपटों की तरह शीघ्रता से चमकमाकर झरोके में झांक गई। अर्थात वह शशिमुखी सटपटाती सी हुई भय अभिलाषा संकोच से यह संचय करती है कि झांकू या ना झांकू, मतलब देखूं या ना देखूं। यद्यपि उसके हृदय में झांकने के विषय में ही हिचकती तथा अपने मुख पर घूंघट का पट ढांककर पाव की झर सी झमक कर झरोके में झांक गई। भाव यह है कि नायिका झरोके से नायक को तो देखना तो चाहती है, किंतु उसके मन में भय लज्जा के कारण वह दुविधा में उत्पन्न हो जाती है और नायक को देखे या नहीं देखे, हमेशा मतलब वो उसको यह दुविधा रहती है कि वह नायक को देखे या ना देखे। अंत में उसकी देखने की इच्छा प्रबल हो जाती है, इसलिए उसने अपने मुंह को घूंघट में छिपाकर सटपटाती सी बनकर नायक को देखा। फिर उसे यह भय था कि कहीं अगर उसे कहीं कोई देख लेगा तो उसकी बड़ी बदनामी होगी, इसलिए वह झरोके में से नायक को देखकर शीघ्रता से वहां से हट जाती है, अर्थात चली जाती है, जैसे आग की लपट लपटा कर छिप गई। बच्चों कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हो। अब बच्चों हम बिहारी का काव्य शिल्प पढ़ने का प्रयास करेंगे। काव्य शिल्प बच्चों काव्य शिल्प के अंतर्गत पहला आता है काव्य रूप, अर्थात बिहारी मुक्तक रखने वाले कवि है। यूं तो रीतिकाल का माहौल प्रबंध काव्य के अनुकूल नहीं था, वह मुक्तकी के लिए ही स्थितियां जुटाता था, अर्थात जो दरबारी काव्य था, जो दरबार था, उसमें जो सुनने वाले जो रसिक थे, जो लोग थे, वह धैर्यहीन थे, अर्थात उनको जल्दी जल्दी समझाना होता था और ये कार्य छोटे छोटे मुक्तकों द्वारा ही संपन्न होता था। महाकवि बिहारी ने काव्य रूप एक ही बिहारी सतसई लिखी, जिसमें कुल 713 मुक्तक छंदों का समुच्चय है। खास बात यह है कि
इसमें आमतौर पर सिर्फ एक दोहा छंद अपनाया गया है। दोहे जैसे लघु छंद में बिहारी ने चमत्कार के स्तर को छूकर दिखा दिया गया है, अर्थात वह कलात्मक विन्यास बिहारी के पास है जो मुक्तक की रचना के लिए जरूरी होता है। दूसरा देखते हैं बिहारी सतसई की भाषा। बिहारी की काव्य भाषा ब्रज है, लेकिन यहाँ गौर करने की बात है, यह शुद्ध ब्रज भाषा नहीं है। इस ब्रज भाषा में के भीतर बहुत से पूर्वी बुंदेलखंडी शब्दों का भी शामिल किया गया है, जिसे हम उदाहरण के स्वरूप देखेंगे, जैसे लीन, दीन, कीन जैसे पूर्वी शब्द का भी प्रयोग किया गया है। इसमें जैसे एक बुंदेलखंडी शब्द आता है छाहो, उसका भी प्रयोग किया गया है। बिहारी की ब्रज भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने शब्दों को तराशा है, अर्थात कौन सा शब्द कौन सी जगह प्रयोग करना चाहिए, यह बिहारी ने बखूबी अपनी बिहारी सतसई में किया है। एक प्रसंग देख सकते हैं हम। कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। मतलब एक एक शब्दों का चयन, एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ दिया गया है। आगे हम देखते हैं उनकी वर्ण योजना और शब्दों का तराश चमत्कार पैदा कर देती है। उस संबंध में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, ध्वन्यात्मक और व्याकरणिक दोनों स्तरों पर कविता की यह भाषिक तराश रीतिकालीन मनोवृत्ति और मुगल कालीन कला की बारीकी पसंद के समानांतर चलती है। इस संदर्भ में बिहारी को रीतिकालीन काव्य का प्रतिनिधि कहा जा सकता है। आगे देखते हैं बिहारी की बिंब योजना। बच्चों, मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया था कि बिहारी के कुछ दोहों को पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि हमारे मस्तिष्क में चित्र भाषा या बिंबों का निर्माण हो रहा है। जैसे एक उदाहरण अभी थोड़ी देर पहले दिया था, कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। मतलब बिहारी के काव्य में बिंब कदम कदम पर हमें नजर आते हैं। उनका एक भी दो ऐसा नहीं है जहां पर बिंबों का चमत्कार न मिले। आगे देखते हैं, एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं बिहारी ने अपने काव्य कला और कला प्रयोजन को स्पष्ट किया, लेकिन वह बेहद मूर्त होकर व्यक्त हुआ है। जैसे तंत्रीनाथ पवित्र तरस राग रत रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जेल बूढ़े सब अंग। आगे एक उदाहरण के जरिए हम समझने का प्रयास करेंगे। मतलब प्रत्येक योजना को किस प्रकार बिंब का आकार उन्होंने अपने काव्य में दिया है, एक दोहे के जरिए समझने का कोशिश करेंगे। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास इकाल, अली काली हिस्यो बंदियो आगे कौन हवाल। अब देखते हैं हम बिहारी की अलंकार योजना। जैसा मैंने बताया, बिहारी अपने काव्य में सटीक शब्दों का प्रयोग करते हैं, अर्थात वह अपने शब्दों द्वारा काव्य में गागर में सागर भर देते हैं। उसी प्रकार बिहारी ने अपने काव्य में अत्यंत सजग होकर अलंकारों का प्रयोग किया है। उन्होंने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के स्तर पर बड़ा चमत्कारी प्रयोग किए हैं। जैसे एक उदाहरण के जरिए हम समझ सकते हैं, श्लेष अलंकार का उदाहरण लेते हैं। चिर जो वो जोरी जुरे, चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, यो गठिये वृष भासुनिया, यो को गठिये वृष भानुजा, बेहलदर के वीर। आगे एक यमक अलंकार का उदाहरण देखते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा खाए बुरा।
अर्थात एक ही शब्द के 2-2, 3-3, 4-4 बार आवृत्ति हुई है और हर बार उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। आगे देखते हैं एक उदाहरण विरोधाभास अलंकार को समझने के लिए। या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। बच्चों आज की क्लास पूरी हो गई है, तो कुछ अगर प्रश्न हो तो मुझे आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। सर हाँ, बोलो एग्जाम में सर कैसे नोट्स है आपके पास? बच्चों ये जो एसओएल की बुक है ना, MIL बीकॉम सेकंड ईयर, उसी के मैंने ये शेयर किया था अभी, तो DU की साइट पे मिल जाएगा आपको। ठीक है बच्चों। ओके सर, थैंक यू सर। और बच्चों अगली क्लास में ना, मैं बता देता हूँ कौन सी क्लास में, उसमें थोड़ा पढ़ के आना ताकि तुम्हें समझ में ज्यादा आए। बताओ बच्चों अगली क्लास कौन सी है? जी सर। एक मिनट बताता हूँ। सर मैथ की क्लास नहीं होती है क्या? मैथ की यार, मैथ के टीचर जाने, ये तो मेरे हिंदी की चलती है ना क्लास, होती तो सबकी क्लास है। सर एग्जाम में नहीं कैसे सर, मैथ की क्वेश्चन नहीं आएंगे? मतलब क्या क्या पूछा जाएगा? इस मतलब कोई पोएम पूछी जाएगी या फिर पोएट के बारे में? देखो बच्चों, जैसे ये मैंने बताया, जैसे बिहारी को समझाया अभी तुम्हें, ठीक है? तो जैसे बिहारी को समझने के दौरान मैंने व्याख्या कैसे होती है समझाया था, याद है कुछ? यस सर। यस जैसे सर। पहले मैंने बताया संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या और चौथे में विशेष आएगा। यस सर। तो बच्चों व्याख्या उसी फॉर्मेट में करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा अंक आ सके। और दूसरी बात है, हम कविता, जब भी कविता का या दोहों का अध्ययन करते हैं तो बच्चों इसमें जो दोहे कोटेशन याद करना, उदाहरण के रूप में उसको दोगे तो ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे। जैसे इसमें कुछ एक दो प्रश्न नोट कर सकते हो, जैसे ये आएगा, जैसे महाकवि बिहारी के जीवन व्रत को समझाइए, समझ रहे हो बच्चों? बिहारी की जैसे सामाजिक कला को समझाइए, भक्ति भावना को समझाइए, बिहारी के दोहे गागर में सागर। ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है, अगली क्लास जयशंकर प्रसाद की होगी। सर ये चैप्टर यूट्यूब पे मिल जाएगा? हाँ बच्चों उसमें मिल जाएगा, DU की साइट पे मिल जाएगा। ओके। इसका रिकॉर्डेड मोड में लेक्चर मिल जाएगा ना? क्या? रिकॉर्डेड मोड में लेक्चर मिल जाएगा ना ये? हाँ लेक्चर मिल जाएगा, और कोई भी दिक्कत हो ना फिर अगली क्लास में बताना मुझे बच्चों। अब इसके बाद में ओके पढ़ेंगे हमें, सर। अगली अगली क्लास में पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। ओके सर। हाँ तो बच्चों उसको नोट कर लो ताकि तुम और पढ़ के आना, तुम्हें ओके समझ में सर। भी आएगा। सर ठीक है आप बच्चों? जो रस अलंकार के सर जो आप रस अलंकार के बारे में बता रहे थे, तो उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज कम है, तो उसको आप और क्लियर कर देते हैं तो मतलब अच्छे से समझ में आता। चलो मैं अगली क्लास में कोशिश करूंगा समझाने की और अच्छे से। ठीक है सर। ठीक है बच्चों, बाय सर। धन्यवाद। बाय सर गुड इवनिंग। सर। हेलो सर। हेलो। हाँ। हेलो। मैथ की क्लास हो जाएगा, कोई हेल्प करेगा? हाँ कर दूंगा यार, पता किस चीज की हेल्प? हेलो बताए। मैथ की क्लास तो ऑनलाइन तो मिलती नहीं है, मैंने लिंक नहीं मिलती है उस पर। लिंक कहाँ मिलेगी मैथ की क्लास की? ये ऑनलाइन क्लास नहीं मिली अभी तक। थैंक यू। तुझे मिल रही है? नहीं।
चलो यो बेटा चलो। मैथ्स की क्लास है कि नहीं है?